हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं और अभी ट्रांसफार्मर चैप्टर चल रहा है और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक डिस्कस किया था और अभी हम लोग 31 से आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसका डिटेल क्वेश्चन सोल्यूशन देखने वाले हैं। ऐसा सोल्यूशन कि एक बार पढ़ ले तो फिर किसी दूसरे बुक में और क्वेश्चन खोजने की ज़रूरत ना पड़े। और ऐसे अगर बोले तो यूथ का भी एक्सप्लेनेशन चल रहा है इसी चैनल पर, आप लोग चाहें तो यूथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो सोल्यूशन है, डिस्कशन है, उसको भी आप देख सकते हैं। उससे कितने क्वेश्चन को आप सही सलामत एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। और सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता है। ठीक है, तो कोशिश करना है। एक बार कोशिश करेंगे, एक बार मन से कोशिश करेंगे, एक बार कम से कम 80% सिलेबस को कवर कर लेंगे तो सफलता मिलना ही मिलना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में 3 टाइप का ट्रांसफार्मर का जिक्र किया था, जिसमें एक कोर टाइप था, दूसरा बैरी टाइप था और तीसरा सेल टाइप था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एल आकार की स्टेपिंग्स होती है। तो एल आकार की स्टेपिंग्स कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ए मिलता है हम लोग को कोर टाइप में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। यहाँ पर 2 ठो एल क्रॉस एल जुड़ा होता है और इस तरह से प्राइमरी वाइंडिंग और ए सेकेंडरी वाइंडिंग का निर्माण होता है। ठीक है, बनता है यहाँ पर 2 ठो वाइंडिंग। और इसमें मैग्नेटिक पाथ कितने होते हैं, तो इसमें मैग्नेटिक पाथ 1 होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम जब बात करते हैं सेल टाइप का, तो वहाँ पर एक ई स्ट्रक्चर होता है और दूसरा आई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो बाइंडिंग होता है वो दोनों इस मिडिल वाले पोर्शन पर होता है। अंदर में होता है लो वोल्टेज वाला और ऊपर में होता है हाई वोल्टेज वाला। और यहाँ पर कितना मैग्नेटिक पाथ हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पर हम लोग को 2 मैग्नेटिक पाथ देखने को मिलता है। तो ये सारा जिक्र हम लोग पहले के वीडियो में कर चुके हैं। और इसी में साथ में ये भी कर ले कि फ्लक्स लीकेज किस में ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा फ्लक्स लीकेज यहाँ पर होगा, सेकंड नंबर पर यहाँ पर थोड़ा कम होता है और सबसे कम जो होता है वो बेरी टाइप के ट्रांसफार्मर में होता है। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं और इससे ज़्यादा ITI के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा। हालांकि इसके बाद भी यूथ आप लोग को देखना है, यूथ में किस टाइप का सवाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इस ट्रांसफार्मर के कोर में 2 चुम्बकीय मार। यहाँ पर फिर से वो क्वेश्चन पूछ ही दिया जो हमने अभी अभी उसका जिक्र किया था। तो 2 चुम्बकीय मार्ग, 2 मैग्नेटिक पाथ किस में होता है, तो वो होता है सेल टाइप में। कोर टाइप में सिर्फ एक होता है मैग्नेटिक पाथ। ठीक है, और जो हमारा सेल टाइप होता है उसमें 2 मैग्नेटिक पाथ होता है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेल प्रकार का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होता है। तो ट्रांसफार्मर हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं और आई थिंक किसी भी टाइप का क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से पूछेगा हम लोग से तो हम लोग चूकेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी अभी पढ़ें कि न्यूनतम किस में होता है। बैरी टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें न्यूनतम होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, कोर टाइप में सबसे ज़्यादा होता है, सेल प्रकार में थोड़ा कम होता है, ये मिडिल वाला है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34 क्या है, निम्न में से कौन सा परिणाम ट्रांसफार्मर में क्षतियों के कारण होता है। ट्रांसफार्मर में क्षति की वजह से क्या हो सकता है। तो ट्रांसफार्मर में अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। यहाँ पर वाइंडिंग और कोर के बीच इंसुलेशन दिया हुआ रहता है। ठीक है, और देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंट टर्न होता है, डिफरेंट टर्न के बीच में भी इंसुलेशन रहता है। ठीक है, और अगर हाँ क्षति की हम बात करें तो क्षति की वजह से उष्मा पैदा होती है। उष्मा पैदा होने से ये जो कोर है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से जो इंसुलेशन है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड केस में इंसुलेशन नष्ट होंगे, और जब इंसुलेशन नष्ट होंगे तो ये जो टर्न दिख रहा है ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएगा। जब ये सारा टर्न शॉर्ट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई करेंगे। जो यहाँ पर बैक EMF इंड्यूस हो रहा था फैराडे लॉ के अनुसार, ठीक है, फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल था उसकी वजह से यहाँ पर बैक EMF जनरेट होता है। अब ये सारा अगर शॉर्ट है तो ये सिंपल एक वायर की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर कोई इंडक्टेंस नहीं होगा। तो E बराबर N d∅dt हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर N तो जीरो हो गया, N जीरो होने से बैक EMF जीरो हो जाएगा। बैक EMF जीरो होगा मतलब ये वायर सिंपल इस टाइप से जुड़ा होगा और यहाँ पर हम लोग वोल्टेज सप्लाई कर रहे होंगे। भयानक शॉर्ट सर्किट होगा और ये सारा जो वायर है वो सारा जल जाएगा। तो यहाँ पर तीनों का तीनों सही होगा। 34 का सही आंसर क्या होगा, डी। और जिसको ये नहीं पता है वो आप लोग थोड़ा सा पीछे के वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था कि E बराबर N d∅dt बैक EMF जनरेट होता है और ये इस जनरेशन की वजह से ही
ट्रांसफार्मर को एसी के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं पर डीसी के लिए यूज नहीं कर पाते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल्स उसको बताया था। यहाँ पर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ और टर्म है, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्षतियों के कारण ऊष्मा पैदा होती है, जो कि हमने अभी अभी बताया। इससे उसका आचालक आवरण नष्ट हो जाता है, ऑप्शन में था, और वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये हम लोग अभी अभी पढ़े हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। 500 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा ठंडा किया जाता है। जो कूलिंग होता है, कूलिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मेथड हम लोग यूज करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, ऑयल ब्लास्ट हो गया, एयर हो गया। तो अगर हमारा ट्रांसफार्मर 500 केवीए से कम है तो हम लोग यहाँ पर सिंपल क्या यूज करेंगे, नेचुरल एयर यूज करेंगे। प्राकृतिक रूप से जो वायु मिलता है उसको यूज करेंगे। और जब 1000 केवी से ज़्यादा होता है, ठीक है, 1000 केवी से अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हम लोग ऑयल यूज करते हैं। तो इसको याद रखना है, 500 केवी मतलब कि एयर, 1000 केवी मतलब कि ऑयल, ठीक है। उसके बाद बोला है पावर ट्रांसफार्मर का केवी क्षमता 2000 से 20000 केवी तक होता है। पावर ट्रांसफार्मर का केवी क्षमता याद रखना है। और हाई टेंशन ट्रांसफार्मर का ये होता है 15000 केवी, ठीक है, और इससे अधिक। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको याद रख लेना है, जो एग्जाम में काम आएंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का युग्मन एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलिंग के मध्य होता है। तो किस टाइप का युग्मन होता है यहाँ पर, यहाँ पहला ऑप्शन दे दिया है विद्युतीय। तो क्या प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कोई करंट फ्लो करता है। यहाँ पर हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ से अगर कोई करंट फ्लो करता है, सेकेंडरी में नहीं करता है। क्या करता है, फ्लक्स फ्लो करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो एक प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ फ्लो करता है, जिसको हम लोग चुंबकीय बोल सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एग्जैक्ट हम हिंदी नहीं बता सकते, पर यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चुंबकीय होगा। यांत्रिक ऐसा कुछ होगा नहीं, प्रकाशिकीय बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, चुंबकीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, किस प्रकार का इस्पात क्रोड के निर्माण के लिए उपयुक्त होता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्रोड के निर्माण के लिए किस किस टाइप का मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। और वहाँ पर हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा अगर हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज करना हो तो वहाँ पर हम लोग एयर कोर यूज करते हैं। थोड़ा फ्रिक्वेंसी कम रहा तो फेराइट, ठीक है। तो अगर फेराइट और एयर दोनों ऑप्शन में रहे कि हाई फ्रिक्वेंसी के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को एयर मार्क करना है। लेकिन अगर एयर अब्सेंट रहे, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल दिया रहे, तो फिर फेराइट मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है इस्पात, किस प्रकार का इस्पात हम लोग क्रोड के निर्माण के लिए यूज करते हैं। तो क्रोड के निर्माण के लिए उसका चुंबकशीलता, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए। और साथ में हिस्टैरिसीस क्षति जो है वो जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, 36 का सी सही आंसर होगा। उसके बाद 37 बोल रहा है, किस प्रकार से 500 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है। तो ऊपर हमने अभी अभी पढ़ा कि 500 केवीए से अगर कम है तो वहाँ पर हम लोग प्राकृतिक रूप से वायु जो होता है उसको यूज करते हैं। और जब 1000 केवीए से ज़्यादा या फिर 1000 केवीए का हो तो वहाँ पर तेल यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 37 का सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 तेल पूछ ही दिया है। प्राकृतिक रूप से तेल हम लोग किसके लिए यूज करेंगे। तो ए हो जाएगा 1000 केवीए से ऊपर। कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप का तेल यूज होता है, तो ए हो जाएगा 1000 केवीए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, निम्न में से कौन सा गुण एक अच्छे ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर का जो तेल है उसका निम्न से कौन सा गुण होता है। तो जो एक अच्छा ट्रांसफार्मर ऑयल है उसमें पहला तो एक कम नमी सोखने वाला होगा। अगर नमी का थोड़ा सा भी मात्रा तेल के अंदर चला जाए तो उसका जो इंसुलेशन है वो ख़राब हो सकता है। और इसलिए आपको पता होगा हम लोग ब्रीदर यूज करते हैं, ब्रीदर में सिलिका जेल यूज करते हैं जो ट्रांसफार्मर के अंदर नमी को जाने नहीं देता है। तो हमारा ऑयल ऐसा होना चाहिए जो नमी को ना सोखे। और दूसरा बात किया है श्यानता का, श्यानता की ओर ध्यान हम लोग क्यों देते हैं। श्यानता एक्चुअली लिक्विड मटेरियल्स के जो डिफरेंट लेयर होते हैं उन लेयर के बीच का रेजिस्टेंस, उसी को हम लोग श्यानता बोलते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो ऑयल है या फिर वाटर है, वाटर का हम लोग बोलते हैं कि श्यानता कम है, मतलब इसके दो परत के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम है। वहीं अगर हम कोलतार की बात करें, ठीक है, कोलतार या फिर अगर हम बात कर ले, कोलतार जो होता है काफ़ी गाढ़ा होता है। कोई भी इस टाइप का मटेरियल ले ले जो कि काफ़ी गाढ़ा हो, मोबिल हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं, पेट्रोलियम ले सकते हैं,
ठीक है। तो ये सारा जो मटेरियल होता है, जो गढ़ा होता है काफ़ी ज़्यादा, इन दोनों के लेयर, इनके लेयर्स के बीच का जो ये होता है श्यानता होता है, काफ़ी हाई होता है। तो हम लोग इस टाइप का मटेरियल ट्रांसफार्मर ऑयल में नहीं यूज कर सकते। अब कम श्यानता वाले मटेरियल को यूज करने का क्या बेनिफिट है? तो बेनिफिट है, जब हमारा ट्रांसफार्मर कोर गर्म होगा, ठीक है, मान लेते हैं किस टाइप का फॉल्ट हुआ, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर कोर क्या होगा, गर्म हो जाएगा। अब इसके चारों तरफ क्या है, एयर है, ठीक है, सॉरी ऑयल है, ठीक है, ऑयल है इसके चारों तरफ। जब एक गर्म होगा तो जो कम समानता वाला श्यानता वाला ऑयल होगा वो गर्म होने के बाद हल्का हो जाएगा, हल्का होने के बाद वो तेज़ी से ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से जो ठंडा ऑयल है वो आसानी से नीचे चला आएगा। तो ये हमारे कोर को ठंडा बनाए रखेगा। वहीं अगर हाई श्यानता का यूज करेंगे तो इसका जो ट्रांसफ़र है ऑयल का वो जल्दी से नहीं हो पाएगा, नीचे से ऊपर वो फास्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 39 से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है, इसको भी आप लोग को याद रख लेना है। ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छे विद्युत रोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु, न्यूनतम फ्लैश बिंदु कितना होना चाहिए, 180 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, कम से कम 180 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। एक फ्लैश बिंदु है क्या, तो फ्लैश बिंदु है किस चीज़ को जब हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उसमें से वेपर जनरेट होता है, वेपर जनरेट होने के बाद वो आग पकड़ लेता है, ठीक है। अब फ्लैश पॉइंट जितना कम होगा वो पदार्थ उतना जल्दी लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आग पकड़ लेता है। मतलब कि कोई भी पदार्थ, इवन हम लोग लकड़ी वुड का ही एग्जाम्पल क्यों न ले लें, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वो पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो जलना शुरू करता है। तो हम लोग ऐसा ऑयल लेना चाहते हैं, ऐसा तेल यूज करना चाहते हैं जो जल्दी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट ही ना हो, और जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा तो उसमें आग पकड़ेगा नहीं। तो कम से कम मिनिमम 140 डिग्री सेंटीग्रेड तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है फ्लैश पॉइंट का, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। द लोअर द फ्लैश पॉइंट ईजियर इट द इग्नाइट, मतलब कि फ्लैश पॉइंट जितना कम होगा उतना आसानी से वो आग पकड़ लेगा। जो पदार्थ गैसियस अवस्था में होते हैं उनका फ्लैश पॉइंट जनरली बहुत कम होता है, लिक्विड वाला का सेकंड नंबर पर होता है, और सॉलिड जो है उसका थर्ड नंबर पर होता है, उसका फ्लैश पॉइंट थोड़ा हाई होता है लिक्विड के कंपेयर में। अगला क्वेश्चन है, कितनी वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें एक ही वाइंडिंग होता है और एक ही में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों लगा होता है। ये हाई वोल्टेज हो जाएगा, ये लो वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर बोलेंगे। वहीं अगर इस टाइप से रहा, ठीक है, इस टाइप से भी हो सकता है इसका कंस्ट्रक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग कितने होते हैं? नंबर ऑफ वाइंडिंग सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। इसके अलावा कुछ और जान लेते हैं। जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ये सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑटो ट्रांसफार्मर। और वहीं जब हम लोग 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े थे तो वहाँ पर था ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए फैराडे ला याद रखना है, और जब ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? स्टेबलाइजर में यूज कर सकते हैं, रेगुलेटर में यूज कर सकते हैं, बूस्टर में यूज कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर में, ऑटोमोबाइल में, याद रखना है ऑटोमोबाइल में भी इसका यूज होता है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, बूस्टर इम्पॉर्टेंट है, रेगुलेटर तो खैर है ही, ठीक है। तो ये 2-3 कम से कम इसमें से याद रखना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब ऑटो ट्रांसफार्मर की पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक, एक पूरी वाइंडिंग है, पूरी वाइंडिंग को एक प्राथमिक ले लिया है और कुछ अंश को सेकेंडरी ले लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन। तो अभी हमने पढ़ा इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति ये वर्क करेगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, ऑटो ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करती है? तो अभी हमने पढ़ा कि ये स्वप्रेरण नियम पर कार्य करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, कहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? तो ये भी हम लोगों ने अभी ऊपर में ही देखा कि इसका यूज ऑटो मोबाइल में होता है। ऑटो मोबाइल के अलावा क्या क्या याद रखना है? ऑटो मोबाइल के अलावा बूस्टर, मैंने बोला कि आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर एक बार फिर से दिखाया हुआ है, ठीक है। स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बूस्टर, रेगुलेटर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह में भी इसका यूज होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस गुण वाले इस्पात का प्रयोग क्रोड निर्माण के लिए किया जाता है? तो शायद इससे हम लोगों ने ऊपर भी देखा था इस क्वेश्चन को। चुंबकशीलता उसका कितना होना चाहिए? हाई होना चाहिए।
और हिस्टैरिसीस 30 जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। वैरिएक, वैरिएक क्या होता है? तो इसमें विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाला उपकरण है। ठीक है, एक उपकरण है जो विभिन्न प्रकार का एसी सप्लाई करता है, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज का। तो पहले उसका फिगर हम लोग देखेंगे वैरिएक का, उसके बाद समझेंगे कि करता है कि नहीं। बोला है 8 से 10 टैपिंग लगा होता है, तो वो भी देख लेते हैं फिगर के जरिए, ज़्यादा अच्छा समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये वैरिएक है। तो यहाँ पर टैपिंग देख रहे हैं, यहाँ पर टैपिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें 8 से 10 हम लोग टैपिंग लगा सकते हैं। और टैपिंग इसलिए लगा होता है ताकि हम लोग वोल्टेज को ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकें। ठीक है, अगर इसको नीचे लेकर ला करके यहाँ पर लगा दें तो वोल्टेज सबसे कम होगा। जैसे जैसे ऊपर लेकर के जाएंगे हमको हाई वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न जैसे जैसे बढ़ेगा सेकेंडरी वोल्टेज हाई मिलेगा। तो दो ऑप्शन था, दोनों का दोनों ऑप्शन हम लोग का सही है। ऊपर में यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया था कि विभिन्न वोल्टा एसी सप्लाई करता है, तो सही है। 8-10 टैपिंग होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल ये ऑटो ट्रांसफार्मर ही है जिसमें टैपिंग किया हुआ रहता है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। और साथ में क्या क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में ताप मापी तेल के ताप मापने के लिए मुख्य टैंक में लगाया जाता है। तो टेम्परेचर गज के बारे में हम लोग ऊपर भी पढ़े थे, ताप मापी लगाया जाता है टेम्परेचर, तेल का टेम्परेचर मापने के लिए। टैप ट्रांसफार्मर वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन के लिए द्वितीय कुंडल में से कई मध्य सिरे निकाले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारा टैपिंग किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियाँ एक दूसरे से इंडक्टिवली जुड़ी होती हैं। यहाँ पर ये दोनों जैसा कि ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है इंडक्टिवली जुड़ा हुआ है। तो ये था आज का डिस्कशन, और धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे। जैसे जैसे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगा क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा देंगे। फिलहाल इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।